नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर प्री एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सपोर्ट करेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आप लास्ट तक देखिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको प्रश्न कैसे लगे। तरीका पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। पूरे भारत में किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, आईटीआई आधारित कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए सर्वश्रेष्ठ कोर्स हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट भी उपलब्ध है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी तैयारी कैसी है, अपना लेवल पता कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक टेस्ट के रूप में ये पेपर देने का मौका मिलता तो आपका स्कोर कितना रहता, ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि फाइंड द इनकरेक्ट मैच, यानी गलत जो मिलान हो गया उसकी पहचान कीजिए। देखो, टेकोमीटर गति नापने के काम आता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर नापने के काम आता है, हाइग्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये गलत हो गया। हाइग्रोमीटर वातावरण में नमी या आर्द्रता नापता है एक्चुअल में। ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर का जब ऑप्शन होता ना इसके सामने तो ये सही होता। और अगर हम इसकी बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें हाइड्रोमीटर ऑप्शन होना चाहिए था, हाइग्रोमीटर नहीं। तो यही गलत हो गया। जबकि डी ऑप्शन कह रहा है क्रोनोमीटर समय नापता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। क्रोनोमीटर समय नापने के लिए होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी हमारा ऑप्शन जब उत्तर के साथ जाना है हमें, तो सी ऑप्शन करेंगे कि जो हाइग्रोमीटर वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन है, ये गलत हो गया। क्वेश्चन का आंसर अगर आप सी पर क्लिक करेंगे तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा कि इन तरह की चीज़ों का एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाए पेपर में। आइए ज़रा अगले से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा फॉर्मूला डीसी के सीरीज और समांतर परिपथ में एक समान रूप से अप्लाई हो सकता है? दोस्तों, डीसी में श्रेणी क्रम हो या समांतर क्रम हो, टोटल पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा। और ये टोटल पावर कौन सी है? वास्तविक शक्ति की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। P1 प्लस P2 रहता है पावर कंजप्शन जो भी होती है वास्तविक शक्ति की गणना करने के लिए। जबकि रेजिस्टेंस के लिए श्रेणी क्रम में सीधा R1 प्लस R2 होता है, जबकि पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो ये गलत हो गया। टोटल करंट की अगर मैं बात करूं तो श्रेणी क्रम में करंट हमेशा बराबर होती है, यानी I1 बराबर I2 होगा, जबकि पैरेलल में I1 प्लस I2 होता है। अगर टोटल वोल्टेज की मैं यहाँ पर बात करूँ तो श्रेणी क्रम में V1 प्लस V2 होता है, जबकि पैरेलल में V1 बराबर V2 होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, एकदम परफेक्ट आंसर है कि जो टोटल पावर होती है वो दोनों में एक जैसी होती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि 20 वाट का कंजप्शन और 20 वाट का कंजप्शन, दो लैंप करवाते हैं, तो ओवरऑल वास्तविक शक्ति का योग श्रेणी क्रम में भी 40 होगा, समांतर क्रम में भी 40 होगा। लेकिन दोस्तों, ये ध्यान रखें, वास्तविक शक्ति का योग है, ना कि रेटिंग का योग। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। मान लीजिए कि 20 वाट रेटिंग के दो लैंप जिनकी रेटिंग 220 वोल्ट है, अगर इनको 220 वोल्ट सप्लाई के साथ श्रेणी क्रम में आप जोड़ते हो तब, और अगर आप इनको समांतर में जोड़ते हो तब उत्तर अलग अलग आएगा, क्योंकि आपने इनको वोल्टेज पूरी नहीं दी ना श्रेणी क्रम में। एक्चुअल में इसकी 20 वाट रेटिंग का मतलब होता है कि ये 20 वाट कंजप्शन तब कराएगा जब इसको 220 वोल्ट सप्लाई मिले। जब इसको 220 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी तो 20 वाट का कंजप्शन देगा। अब हमने तो दोनों को ही 220 लिए हैं, प्रत्येक लैंप को कितनी कितनी वोल्ट मिलेगी? 110 वोल्ट। और ध्यान रखें दोस्तों, जब किसी भी उपकरण को मिलने वाली वोल्टेज
अगर आधी हो जाती है तो उसकी पावर रेटिंग जो है वो 1/4 हो जाती है, यानी ये 20 वाट की जगह 5 वाट ही कंजप्शन देंगे। मतलब ये श्रेणी क्रम में तो दोनों लैंप मिलकर के भी 10 वाट का ही कंजप्शन देंगे, जबकि पैरेलल में अगर होंगे तो दोनों 40 वाट का कंजप्शन देंगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान होती है, दोनों को पूरी पूरी वोल्टेज मिलेगी। ये 220 वोल्ट जो है एक लैंप को भी मिलेगी, दूसरे लैंप को भी मिलेगी, तो दोनों पूरी वोल्टेज मिलेंगे, पूरी पावर कंजप्शन करवाएंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे 20 + 20 यानी 40 वाट होगी। जबकि यहाँ पर हमने क्या किया है, 5 + 5 वाट जोड़ा है, क्योंकि वोल्टेज पूरी नहीं मिली थी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उत्तर भी ऐसे नहीं हमेशा कि बस पावर जोड़नी ही होती है। आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी नया क्वेश्चन है दोस्तों। अगर पेपर का अपना स्टैंडर्ड रहा, यानी एक लेवल के क्वेश्चन टॉप लेवल के पूछे गए ना, तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। बाकी तो देखो पेपर बनाने वाले पर है कि वो किस तरह के क्वेश्चन उठाता है। बिना स्टैंडर्ड के कोई लोवेस्ट क्वेश्चन उठा दिया तो कोई मतलब नहीं है। टॉप लेवल के पेपर आते हैं तो इसी तरह के आएंगे। अगर आपको चीज़ें पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा यार, और कमेंट करके मुझे बताया करो कि आपको कैसा लगे। मैं एक एक के कमेंट्स पढ़ता हूँ, एक के। चलिए मिलान करना था। चॉपर सर्किट दोस्तों, चॉपर वो होता है जो डीसी को परिवर्तित करता है, यानी इसके सामने फर्स्ट ही आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, आजकल इसके और क्वेश्चन आने लग गए। इसे डीसी का ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है, ध्यान रखना। यानी पेपर में सवाल पूछा कि निम्न में से किसके फंक्शन एसी में ट्रांसफॉर्मर के समान है। ठीक है, यानी एसी के ट्रांसफॉर्मर के इक्वल कौन है, तो डीसी में वही काम चॉपर करता है। तो इसमें तो आपका ए उत्तर हो जाएगा। और अगर साइक्लो कन्वर्टर के क्वेश्चन की जब बात करें तो ये भी इसके सामने लिखा हुआ है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, यानी ये एसी को एसी में ही बदलता है। लेकिन एसी को तो एसी में ट्रांसफार्मर बदल रहा था ना। पर दो सवाल बनते हैं यहाँ पर, फिर ध्यान रखना। क्या क्वेश्चन बनते हैं कि एसी में फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं वो है साइक्लो कन्वर्टर। तो आजकल जो एएफडी आता है ना, या इसी का दूसरा नाम होता है वीएफडी, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जो कि मोटरों की स्पीड कंट्रोल करने के लिए होता है, तो उसमें साइक्लो कन्वर्टर ही होता है। और अगर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ एसी के वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना हो तो फिर ट्रांसफार्मर है। और इन्वर्टर का काम तो आप जानते ही होंगे, डीसी को एसी, कन्वर्टर का आ जाए तो एसी को डीसी करेगा, रेक्टिफायर का आ जाए तो वो भी एसी को डीसी करेगा, ओसिलेटर का अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये डीसी को एसी बदलता है, एम्पलीफायर का अगर आ जाए तो ये सिग्नल को बढ़ाने का काम करता है, अटेन्यूएटर का अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो सिग्नल को रोकने का काम करता है। चलिए इसमें सामने वाले हो जाएंगे, यानी फर्स्ट में ए, सेकंड में बी, थर्ड में सी। ये आपका जो है वो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा मीटर ऐसा है जिसका एसी और डीसी दोनों पर उपयोग नहीं किया जाता है। बहुत सिंपल है, अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। इंडक्शन टाइप, जो कि ओनली एसी पर यूज होते हैं, डीसी पर अगर इसको यूज करेंगे तो ये डैमेज हो जाएगा। और अच्छी बात क्या है कि इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर सर्वाधिक प्रकार में यही होता है, यानी ये एम्पीयर मीटर भी होता है, वोल्ट मीटर भी होता है, वाट मीटर भी होता है और एनर्जी मीटर भी होता है। जबकि जनरली बाकी सब मीटर होते हैं तो उन्हें दो ही होते हैं, एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर। मूविंग आयरन, हॉट वायर और इलेक्ट्रोस्टैटिक, एसी डीसी दोनों पर उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप जनरली ध्यान रखना केवल वोल्ट मीटर ही होते हैं। हाँ, वाट मीटर के रूप में भी होता है, लेकिन बहुत कम इसका उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इंसुलेशन प्रतिरोध टेस्ट और अर्थ प्रतिरोध टेस्ट दोनों में सप्लाई का फ़र्क क्या है। दोस्तों, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए डीसी होती है हमेशा, और अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए एसी होती है। इंसुलेशन टेस्टर को मेगर और अर्थ प्रतिरोध टेस्टर को अर्थ टेस्टर के नाम से जानते हैं। फर्क है कि इसमें एसी काम में क्यों लिया, तो कहते हैं कि डीसी में जो इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ होता है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, रीडिंग उससे प्रभावित हो सकती है। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट मुझे पता है कि ये तो आप सबको आता है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो।
केल्विन ब्रिज का उपयोग क्या है? अति निम्न मान का जब प्रतिरोध नापना हो, यानी 1 ओम या इससे भी कम मान का प्रतिरोध अगर आपको मापन करना है तो हमें केल्विन ब्रिज का यूज करना है। ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो तो निम्न में से कौन सी एक इंडक्शन मोटर की रोटर गति हो सकती है? देखो दोस्तों, अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को माने तो कम से कम पोल होते हैं दो पोल की गति 3000 आरपीएम, फिर 4 पोल होते हैं गति 1500 आरपीएम, फिर 6 पोल होते हैं गति 1000 आरपीएम, फिर 8 पोल होते हैं तो गति 750 आरपीएम। अब ऑप्शन देखो इनके बीच में कौन से हैं, यानी 3000 से 1500 के बीच में अगर कोई भी है तो वो रोटर गति होगी, 1000 से 1500 के बीच में कोई भी है तो रोटर गति होगी लाइक 1200 आरपीएम। 375 आरपीएम सिंक्रोनस गति है, ध्यान रखना, और आई थिंक 20 पोल की 375 आरपीएम आएगा। क्योंकि सवाल ये बनता है कि 1200 आरपीएम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और पोल के आधार पर 1200 आरपीएम किसी का भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि 1500 आरपीएम वाली मोटर 1200 पर चल रही है तो 300 आरपीएम उसमें स्लिप हो गए। दोस्तों टेक्निकल हेल्पर में जहाँ तक मेरा मानना है, एन, पी और एफ इन तीनों में से मान ज्ञात करने का एक पक्का फॉर्मूला आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप पढ़ना चाहें तो इस फॉर्मूले को तो कम से कम जरूर याद रखें। एन बराबर एफ इंटू 120 बटा पी, एफ बराबर पी एन बटा 120, पी बराबर एफ इंटू 120 बटा एन। इन तीनों पर आधारित एक क्वेश्चन याद रखें। आगे देखो क्वेश्चन क्या है। रोटामीटर एक डिवाइस है जो कि मापन करती है। दोस्तों रोटामीटर डिवाइस जो है ये फ्लो नापने के काम आती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखो, यूनिट ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी विद्युतशीलता कहलाती है और ये किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तरह ही होता है, हेनरी प्रति मीटर में होती है, ध्यान रखना, ठीक है। परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता है फैराड प्रति मीटर में होगी। परमेबिलिटी जो होती है वो हेनरी प्रति मीटर में होती है। परमेबिलिटी जो है ना, परमिएबिलिटी जिसको बोलते हैं, चुंबकशीलता बोल सकते हैं हमने, वो हेनरी प्रति मीटर में, और विद्युतशीलता जो है वो फैराड प्रति मीटर में होती है। बी उत्तर इसका अपना सही होगा। अगला सवाल है कि पेल्टियर प्रभाव किसका विलोम है? दोस्तों पेल्टियर और सीबेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, क्योंकि इनमें से एक सीबेक जैसे मान लो तो ये कह रहा है कि तापांतर के कारण विद्युत भागबल उत्पन्न होता है, और पेल्टियर ये कहता है कि विभवांतर के कारण ताप पैदा होता है, यानी विभव में अगर अंतर होगा तो ताप पैदा होता है। अगला सवाल, 3 फेज इंडक्शन मोटर के काम करने का सिद्धांत भी वही है जो कि हमारे ट्रांसफार्मर का है। दोस्तों 3 फेज मोटर और ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली में कोई फर्क नहीं है, दोनों म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं। दोनों में इंड्यूस ईएमएफ को स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ कहा जाता है, ये ध्यान रखना। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार प्रेरित ईएमएफ 2 तरह का होता है, स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ, डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ। गतिज का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र या चालक, दोनों में से कोई एक फिजिकली गति करे, और ये सिद्धांत लागू होता है जनरेटरों में, यानी जनरेटर एसी का हो या डीसी का हो, उसमें प्रेरित ईएमएफ गतिज ईएमएफ कहलाता है। और ज्ञात करने के लिए उसमें फॉर्मूला लगाते हैं BLV साइन थीटा, जहाँ V का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। और जनरली हम देखते हैं डीसी जनरेटर में चालक घूर्णन करता है और चुंबकीय क्षेत्र स्थिर होता है। एसी जनरेटर में अल्टरनेटर की जब बात करते हैं तो बड़े लेवल पर अल्टरनेटर मानते हैं हमेशा, और अल्टरनेटर में फील्ड घूर्णी रखा जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र वहाँ रोटेट करता है, और स्टेटर में जो चालक होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। जबकि मोटर, इसके प्रेरण मोटर का और ट्रांसफार्मर की बात करें तो दोनों चालक नियत होते हैं। इनमें चुंबकीय क्षेत्र की नेचर ऐसी होती है कि वो परिवर्तनशील होता है। तो ट्रांसफार्मर और प्रेरण मोटर दोनों का फंक्शन सेम है। अगला सवाल, यूनिवर्सल मोटर को जब नो लोड पर चलाते हैं तो इसकी स्पीड किसके द्वारा लिमिट होती है? दोस्तों यूनिवर्सल मोटर की स्पीड वैसे लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी अगर भार शून्य होगा तो मोटर की गति इनफाइनाइट भी हो सकती है, लेकिन कहते हैं कि अगर 0
भार पर आप चला भी देंगे तो गति इनफाइनाइट तक नहीं जाती है। इसमें होने वाली घर्षण और वायु हानियाँ जो होती है ना, वो मतलब पावर को इतना कंज्यूम कर देती है, यानी हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी देखो घर्षण और वायु हानियाँ जो है ये यांत्रिक हानियों का एक प्रकार ही होता है, और यांत्रिक हानियाँ जो होती है वो हमेशा गति पर निर्भर करती है। अब स्पीड बहुत बढ़ी, इसका मतलब यांत्रिक हानियाँ ज़्यादा हो गई, तो विंडेज एंड फ्रिक्शन इतना लॉस हो जाता है कि लगभग जो मोटर के द्वारा पावर ली जा रही थी वो इस यांत्रिक क्षति में ही कंज्यूम हो जाती है। इसलिए क्या है कि मोटर फिर बहुत ज़्यादा ये है कि अनंत गति तक नहीं जाती, और हम जनरली जैसे घरेलू मिक्सर में, क्योंकि अच्छा याद रखें दोस्तों, मुझे लगता है यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है कि जिसका क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। सर्वाधिक क्वेश्चन तो आता है इसके उपयोग के आधार पर। स्पीड कंट्रोल मेथड का आ सकता है, तो घरेलू मिक्सर, ग्राइंडर, फूड मिक्सर, वैक्यूम क्लीनर, सिलाई मशीन, इन सब में, पोर्टेबल ड्रिल मशीन में इसका उपयोग होता है। एसीडीसी दोनों पर ऑपरेट हो सकती है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। इसलिए क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन इसमें से दे देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और सवाल है कि निम्न में से कौन सा ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। दोस्तों जब ट्रांसफार्मर को तेल के द्वारा ठंडा किया जाता है ना, तो उसमें ब्रीदर भी लगेगा, कंजर्वेटर भी लगेगा, बकोलज रिले भी लगेगा। इसने पूछा है नहीं है, तो यहाँ आएगा नन अबोव, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे भाग तो होते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसे हो कि निम्न में से कौन सा जो है वो ट्रांसफार्मर, ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर का भाग है, फिर उत्तर बनेगा डी, ऑल अबोव। फंक्शन बता दूं इनका आपको, करते क्या है, लगता कहाँ है, पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्रीदर, वायु में नमी प्रवेश को रोकना या नमी को सोखना। नमी रोकने के लिए इसमें सिलिका जेल लगाई जाती है। सिलिका जेल जब नई हो यानी फ्रेश हो तो ब्लू कलर की होती है, जैसा अभी हमने कलर चूज कर रखा है, और जैसे ही वो नमी सोख लेती है यानी नमी युक्त होती है, उसके बाद में वो हल्की गुलाबी या सफ़ेद रंग की हो जाती है, आप इसे बोल सकते हैं। अभी वर्तमान में और आने लग गया है दोस्तों कलर, ध्यान रखना। तो पहले ऑरेंज कलर की होती है, जैसे ही मॉइस्चर सोख लेती है तो हरी हो जाती है, हरे रंग की, और ज़्यादा मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेती है तो डार्क हो जाती है, पूरी तरह से काले रंग की हो जाती है। कंजर्वेटर का काम होता है, तो एक तरह से कंजर्वेटर खुद ऑक्सिलरी ऑयल टैंक है जो मेन टैंक के ऊपर ही लगता है। जैसे मेन टैंक में ऑयल की कमी आती है तो ये उसे ऑयल प्रोवाइड करवा देता है। और नेक्स्ट जो फंक्शन है वो बकोलज रिले का, तो एकमात्र ऐसी रिले है जो केवल ट्रांसफार्मर में लगती है, और किसी भी डिवाइस या किसी भी मशीन या किसी भी सिस्टम में इसका उपयोग नहीं करते हैं। तेल एवं गैस पर चालित युक्ति है, या फिर गैस एवं दाब चालित रिले है, हम यूँ बोल सकते हैं। मेन ऑयल टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगती है हमेशा, और ट्रांसफार्मर को ये प्रोटेक्ट करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। सवाल है निम्न में से कौन सा मान में भिन्न है, यानी अन्य सभी से अलग है, जिसका वैल्यू जो है वो अलग है। सबसे पहला है आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध। दोस्तों आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है, ध्यान रखना। इसी तरह से एक एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध पूछ लेते तो कम होता है। इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछ लेते ना, तो वो अनंत होता है, और एक साधारण वोल्ट मीटर का पूछे तो उच्च से उच्च होता है। खैर एक बार प्रश्न का उत्तर देते हैं, फिर आपको मैं इन सब का उत्तर और बताऊंगा। आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0। इसी तरह से जब आदर्श डायोड फॉरवर्ड बायस में हो तो उसका भी प्रतिरोध होता है 0। अगर हम एक बंद स्विच की बात करें तो उसका भी प्रतिरोध होता है 0, जबकि एक खुले परिपथ के प्रतिरोध की अगर बात करें तो इसका प्रतिरोध होता है अनंत। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, खुले परिपथ का प्रतिरोध ये अलग होता है। अब मैं आपको इसमें कुछ और चीज़ें बताता हूँ, सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ से। आइए ए पॉइंट पर वापस।
आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध पूछा है तो 0 है, लेकिन केवल एमीटर का पूछे तो कम से कम देना है। इसी तरह से आदर्श वोल्ट मीटर का पूछे तो अनंत होता है, साधारण वोल्ट मीटर का पूछे तो उच्च होता है। आदर्श डायोड का फॉरवर्ड पूछा है इसलिए 0, लेकिन आदर्श शब्द हटा दें और डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध पूछे तो कम करना है। आदर्श डायोड का रिवर्स प्रतिरोध पूछे तो अनंत होता है, और अगर केवल रिवर्स का पूछे तो उच्च होता है। बंद स्विच का पूछा है, बंद स्विच का 0 होता है, अगर खुले स्विच का पूछे तो अनंत होता है। ओपन सर्किट में दोस्तों ध्यान रखिएगा, ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस अनंत होता है, धारा 0 होती है, वोल्टेज इसमें हमेशा मैक्सिमम बताते हैं, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। आप ये भी ऑप्शन दे सकते हैं, या फिर मैक्सिमम वोल्टेज होती है ओपन सर्किट की, ये ज़रूर ध्यान रखना। देखो प्रतिरोध अनंत और धारा 0 ये तो सभी को पता है, लेकिन वोल्टेज वाला पॉइंट हर किसी को नहीं पता है। तो चलिए दोस्तों, यही थे आज के लिए 15 प्रश्न, क्योंकि मुझे लगता है वीडियो लंबा हो जाता है तो उसके बाद बच्चे देखते नहीं हैं, पर आज मुझे लगता है कि मैंने ऐसे बताया है आप मेरे साथ शायद जुड़े। अगर लास्ट तक देखा है तो कमेंट करके बताइए कि हमने वीडियो पूरा देखा है। प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें, ऐप डाउनलोड करिएगा। बहुत धन्यवाद।